चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लासेस में हमने फ्रेजेस और फ्रेजेस के टाइप्स पढ़ी थी, फ्रेजेस को डिफाइन किया था, फ्रेजेस की टाइप्स पढ़ी थी, और आज की क्लास में हम क्लॉजेस पढ़ेंगे और क्लॉजेस की टाइप्स पढ़ेंगे। सही है भाई? हाँ भाई, चलें आगे। अच्छा जी, वासिफ साहब आ गए हैं इंडिया से। एक स्टूडेंट हमारे नई फाउंडेशन क्लास में अफगानिस्तान से भी है माशाल्लाह। तो वो अफगानिस्तान से क्लासेस ले रहे होते हैं। एक जम्मू कश्मीर से भी है माशाल्लाह से। तो आपकी क्लास इंटरनेशनल क्लास बनती जा रही है। अच्छा जी, चलें आइए क्लॉजेस स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अम, चलें, यहाँ थे हम, यहाँ से स्टार्ट। अच्छा जी, मैं ओपन कर लूँ चैट ताकि आपके सवालात मुझे मिल सकें। चलें, चैट ओपन है, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। भाई देखो, जैसे फ्रेज होता है ऐसे क्लॉज भी जो है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना। बट अनलाइक द फ्रेज, अ क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब। फ्रेज में लाजमी नहीं कि वर्ब हो, क्लॉज में लाजिम है कि वर्ब हो, ठीक है। क्लॉज की शर्त है कि वर्ब का होना लाजिम, फ्रेज की शर्त नहीं, ठीक है भाई। अब क्लॉजेस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जिसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, along with having a subject and verb, expresses a complete thought and can stand alone as a coherent sentence. अब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉजेस हैं, उनमें से एक क्लॉज मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो कहलाएगा जिसको सेंटेंस में से निकालकर अलग भी लिख दें, मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा, तो भी वो कंप्लीट मीनिंग्स और सेंस कन्वे कर रहा हो, यानी कंप्लीट सेंटेंस हो, ठीक है। लेकिन इन कंट्रास्ट, इसके अगेंस्ट, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं करता, देयरफॉर इज नॉट अ सेंटेंस। लिहाजा अकेला लिखा जाए तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टैंडिंग अलोन इज अ कॉमन एरर। अगर अकेला सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है तो वो कॉमन एरर कहलाती है, एज अ सेंटेंस फ्रेगमेंट। उसे सेंटेंस फ्रेगमेंट तो कह सकते हैं, सेंटेंस का टुकड़ा तो कह सकते हैं, सेंटेंस नहीं कह सकते। ये बात समझ में आई? अब देखें, एग्जाम्पल के साथ वजाहत की जा रही है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ही सॉ हर, तीन अल्फाज का एक जुमला है। ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है। हर ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा हो और उसमें एक वर्ब हो, एक वर्ब हो, जैसे यहां है ही सॉ हर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कहते उसे हैं जो सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द वॉशिंगटन्स हरीड होम, ठीक है।
तो अब द वॉशिंगटन हरीड होम, पहले तो मुझे जुमले का मतलब बताओ। वॉशिंगटन तो शहर का नाम है, उसमें एस लगा हुआ है, ये क्या गड़बड़ है भाई? कौन एक्सप्लेन करेगा? आप में है कोई जो इसे एक्सप्लेन कर सके? वरना फिर मैं करता हूँ। हम्म। हम्म। द वॉशिंगटन्स, वॉशिंगटन अब तो अमेरिका के एक शहर का नाम है। हकीकत में वॉशिंगटन सरनेम है। सरनेम, सरनेम क्या होता है? यानी एक खानदान का नाम है। अमेरिका का सिटी तो बाद में बना ना। अमेरिका किसने फतह किया था? अंग्रेज को भगाया था वहां से, जॉर्ज वॉशिंगटन ने। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसकी तस्वीर डॉलर पे छपी है। अब जॉर्ज वॉशिंगटन का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो उस वक्त तो अमेरिका का कोई शहर नहीं था वॉशिंगटन के नाम का। अमेरिका में कोई शहर इस नाम का नहीं था। वॉशिंगटन उसका सरनेम था, जॉर्ज उसका फर्स्ट नेम था। फर्स्ट नेम वो होता है जिससे आपको बुलाया जाए। जैसे मेरा नाम है नवेद नकवी, तो मेरा फर्स्ट नेम है नवेद, और नकवी मेरा सरनेम है। यानी मेरे नाम के आगे भी नकवी लगा है, मेरे बच्चों के नाम के आगे भी नकवी लगा है, मेरी बेगम के नाम के आगे भी मेरे वालिद के नाम के आगे भी नकवी लगा। नकवी इज आर सरनेम। अब अगर मैंने एक मुल्क को आजादी दिलवाई तो उस मुल्क के लोगों ने मेरी मोहब्बत में एक शहर कायम किया और उस शहर का नाम रख दिया नकवी। तो ये तो बाद में हुआ ना भाई, पहले तो मेरा सरनेम है ये हुआ वॉशिंगटन के साथ। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका को आजादी दिलाई, पहला प्रेसिडेंट बना। तो फिर उसकी उसको ट्रिब्यूट देने के लिए अमेरिका के शहर का नाम रखा गया वॉशिंगटन सिटी। तो वॉशिंगटन सिर्फ शहर का नाम नहीं है, ये आम लोगों का नाम भी होता है, सरनेम होता है। उस खानदान में अब तक जितनी नस्लें पैदा हुई हैं सबका सरनेम क्या था? वॉशिंगटन। तो सरनेम को प्लूरल में लिखकर दी लगाते हैं, द नकवीज। द नकवीज आर कमिंग। तो इसका मतलब नकवी फैमिली के लोग आ रहे हैं। द खान्स आर अटेंडिंग द मीटिंग। तो खान्स का मतलब जो खान फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं। जैसे मैं अगर किसी फैमिली को अपनी तरफ से गिफ्ट देता हूं, अपनी फैमिली की तरफ से, तो मैं गिफ्ट के ऊपर एक कार्ड लगाऊंगा और उस कार्ड पे लिखूंगा फ्रॉम द नकवीज। द नकवीज का मतलब क्या हुआ कि पूरी नकवी फैमिली की तरफ से ये गिफ्ट है। तो अब यहां लिखा है द वॉशिंगटन्स हरीड होम। वॉशिंगटन्स जल्दी से वापस गए या घर गए। तो यहां पर वॉशिंगटन्स सरनेम है फैमिली का, और द वॉशिंगटन्स यानी वो उस वॉशिंगटन फैमिली के लोग, वॉशिंगटन शहर के लोग नहीं। हाँ भाई, ये बात किसकी समझ में नहीं आई? ये जानबूझ के ये लफ्ज लिखा था मैंने ताकि ये एग्जाम्पल समझा सकूं आपको। अच्छा, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है? बिल्कुल। ये सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। जैसे इंडिया इंडिया पर एक अरसे तक हुकूमत की है गांधीज ने, द गांधीज रूल्ड इंडिया। द गांधीज का मतलब इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, है ना, फिर राहुल गांधी। अब ये एक एक करके सब अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते चले जाएं तो हम कहेंगे द गांधीज रूल्ड इंडिया फॉर 3 जनरेशंस। द गांधीज का मतलब क्या हुआ? सरनेम है, पूरे खानदान की बात हो रही है, गांधी खानदान हुकूमत कर रहा है। द शरीफ्स हैव रूल्ड पाकिस्तान फॉर 30 ईयर्स। तो द शरीफ्स का क्या मतलब हुआ? शरीफ खानदान, जो शरीफ नहीं है बिल्कुल भी। माजरत के साथ, मजाक कर रहा हूँ भाई। फ्री स्पीच हैज अ प्राइस। ठीक है, ये भी कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट सेंटेंस।
अब देखिए, ग्रामेटिकली कंप्लीट स्टेटमेंट्स लाइक दीज आर सेंटेंसेस। ग्रामर ये कहती है कि इस तरह के कंप्लीट स्टेटमेंट्स, ये तीन कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं, तीनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। कैन स्टैंड अलोन, और अकेले अकेले अपनी अपनी जगह पर कंप्लीट सेंटेंस हैं। व्हेन दे आर पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंसेस दे आर रेफर्ड टू एज इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। लेकिन जब इनको किसी लॉन्गर सेंटेंस का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी किसी दूसरे क्लॉज के साथ मिला के लिखा जाएगा, तो फिर दो क्लॉजेस हो जाएंगे। और जब दो क्लॉजेस हो जाएंगे तो फिर इनमें से ये वाला क्लॉज जो अकेला भी स्टैंड कर सकता है एज अ सेंटेंस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। क्लियर? बताइएगा। हम्म, सुने, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, आमतौर पे दो ही होते हैं, कैन बी ज्वाइंड, वो जोड़े जा सकते हैं, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, यानी एंड, बट, फॉर, नाउ, और, सो, एंड, यट, और बाय यूजिंग सेमी कोलन। अब इन दोनों का इस्तेमाल मैं आगे चल के बताऊंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to remember is that an independent clause can stand alone as a sentence complete। असल बात याद रखनी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला एक सेंटेंस के तौर पर स्टैंड कर सकता है, और अगर वो अकेला लिखा जाए और कंप्लीट थॉट कन्वे ना कर रहा हो तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज, यानी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, बल्कि अगर मोर देन टू क्लॉजेज तो भी जितने ऐसे क्लॉजेज होंगे जो अकेले स्टैंड कर सकते हैं सेंटेंस के तौर पर, वो सब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। ठीक है, इट डजेंट मैटर, आमतौर पे दो ही होते हैं। हाँ जी, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल्स, द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, एरिका नाम है लड़की का, ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक वर्ब है इसमें, और कंप्लीट मैसेज, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है, कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है अकेला। ये सिंपल सेंटेंस है, और हर सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। हर सिंपल सेंटेंस सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगले जुमले में हम क्या करने जा रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करेंगे, दरमियान में होगा कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे फर्नांडो लेफ्ट एंड एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। फर्नांडो चला गया और एरिका अपने लंबे काले बाल बनाती रही। अब ये देखो, दो वर्ब हैं, फर्नांडो लेफ्ट एक जुमला, एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर दूसरा जुमला। दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों अलग अलग दो सेंटेंसेस बन जाएंगे। ये एंड जो है इन दोनों को कंबाइन कर रहा है, इन दोनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यानी एक क्लॉज है फर्नांडो लेफ्ट, मैं इसे अलग कर दूं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा क्लॉज है एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, मैं इसे अलग कर दूं तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। बीच में कॉमा प्लस एंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बगैर कॉमा के नहीं आता,
तो कॉमा प्लस कंजंक्शन, यही इस बात की निशानी है कि इससे पहले और इसके बाद दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लगे हुए हैं। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इस तरह से जुड़ रहे हों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए, तो उस सेंटेंस को, उस कंप्लीट सेंटेंस को जिसमें दो क्लॉजेस हैं इंडिपेंडेंट, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड से मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो फर्नांडो लेफ्ट एंड एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, दिस कंप्लीट, ये कितने सेंटेंसेस हो गए, जल्दी से जवाब दो। फर्नांडो लेफ्ट एंड एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये कितने सेंटेंसेस हुए, जल्दी बताओ, एक या दो? फर्नांडो लेफ्ट एंड एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक फुल स्टॉप है। अगर दो सेंटेंस होते तो दो फुल स्टॉप होते। ठीक है, ये एक सेंटेंस, फुल स्टॉप एक ही है। मगर एक सेंटेंस में दो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कैसे पता दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को अलग अलग करके देख लो, दो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये कंपाउंड सेंटेंस है पूरा। फर्नांडो लेफ्ट एंड एरिका ब्रश्ड लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। नेक्स्ट, सेमीकोलन जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब कॉमा प्लस एंड, कॉमा भी आ रहा है, एंड भी आ रहा है। अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन चूंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं आगे पीछे, इसलिए ऐसा होगा। मैं चाह रहा हूं कॉमा और एंड दोनों हटा दूं, तो दोनों को हटाकर एक चीज लगानी पड़ेगी, वो चीज है सेमी कोलन। यही जुमला दोबारा लिखा हुआ है, देखो जरा से डिफरेंट स्टाइल में। क्या लिखा है, फर्नांडो लेफ्ट सेमी कोलन एरिका ब्रश्ड लॉन्ग ब्लैक हेयर। ये सेमी कोलन ने रिप्लेस किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, यानी कॉमा प्लस एंड को। सेमी कोलन का इस्तेमाल भी सीख लिया आज आपने इत्तेफाक से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का रिप्लेसमेंट। ऑल सेंटेंसेस मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, हर सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जरूर होता है। अकेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कम से कम एक क्लॉज इंडिपेंडेंट जरूर हो। कंपाउंड में दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होगा। जैसे आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो टू लीव एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब ये दो क्लॉजेस हैं और इसमें सेमी कॉलन नहीं है, कॉमा है, क्योंकि एक क्लॉज है आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो टू लीव और दूसरा क्लॉज है एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। दोनों तरफ वर्ब है, उधर भी वर्ब है इधर भी वर्ब है, दो क्लॉजेस हो गए। अब अगर मैं इसमें से अगर इस सेंटेंस को कंसीडर करूं, तो देखिए अगली स्लाइड में मैं क्या बताना चाह रहा हूं किसी सेंटेंस को लेकर। ये सेंटेंस मैंने बोल्ड कर दिया ऊपर, इस सेंटेंस को गौर गौर करें। आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो टू लीव कॉमा एरिका ब्रश्ड हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। In the above sentence, the independent clause is preceded by a clause that can't stand alone. Independent clause कौन सा इन दोनों में से? दो क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, यस। एरिका ब्रश्ड लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये अगर निकाल लूं मैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। लेकिन आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो टू लीव, फर्नांडो को जाने का कहने के बाद, क्या बात मुकम्मल हो गई? नहीं, ये तो इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट थॉट। आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो, तो अब इतना सा जो क्लॉज है ना, आफ्टर शी टोल्ड फर्नांडो टू लीव, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ऊपर जो बोल्ड लेटर में सेंटेंस लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें पहला वाला क्लॉज डिपेंडेंट है, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं।
और इनके दरमियान या तो कॉमा होगा या कंजंक्शन होगा, दोनों नहीं होंगे। और जब कॉमा और कंजंक्शन दोनों एक साथ नहीं होंगे तो सेमीकोलन भी नहीं हो सकता, सिर्फ कॉमा हो सकता। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? जी जनाब, क्लियर। एरिका ब्रश्ड a long black hair while she waited for फर्नांडो टू लीव। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक क्लॉज है एरिका ब्रश्ड लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। while she waited for फर्नांडो टू लीव, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं while से अलग कर दूं तो ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन पहला वाला क्लॉज अकेला स्टैंड कर सकता है। क्लियर? Here the independent clause is followed by a clause that can't stand alone. कौन सा क्लॉज अकेला स्टैंड नहीं कर सकता? while she waited for Fernando to leave, ये while जुड़ा हुआ है इसके साथ। अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो कॉमा के साथ होता, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन चुका होता। लेकिन while कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होता। जो जो होते हैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, एंड है, बट है, नॉर है, और है, यट है, ये while तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सही नियाजी साहब। बिगिनिंग सेंटेंसेस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है। देखो भाई, एक जमाना था जब, अच्छा पहले तो ये सुन लो, ये जो वाइल है ना, वाइल, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है। हाँ अब्दुल, मैं जानता हूँ, अब्दुल बासित न्याजी। अब कभी अब्दुल के नाम से आते हो, कभी न्याजी के नाम से आते हो, कभी बासित के नाम से आते हो, तुम भी तो शरारत करते रहते हो। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा कि मैंने सवाल किया, while she waited for Fernando to leave, तो ये while क्या है? सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का हिस्सा है। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर हुई बात? तो अब एक मसला है, पुराने जमाने के लोग रख रखाव वाले, वजाकता वाले लोग थे, और तहजीब का बड़ा ख्याल रखते थे, कुछ कहने में, अदा करने में, अल्फाज का ख्याल रखते थे। अब तो सब लशपश चल रहा है ना, जो मुंह में आए बकते चले जाए, बस बात समझ में आनी चाहिए। अब हम अल्फाज तोलते ही नहीं है बोलने से पहले, वरना पहले ये उसूल था कि पहले तोलो फिर बोलो। तो लफ्ज का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करते थे लोग। ठीक है ना? आप तो जो मुंह में आया बोलते चले जाओ, ऐसी उर्दू हो गई है लशपश। अरे भाई, अरे क्या होता है भाई? खत्म। तो खत्म का क्या मतलब भाई? देखो ना, अजीब सी बात है। खत्म का मतलब होता है आखिरी, मगर हम आम तौर पर बात जब करते हैं, यार क्या सीन था, खत्म। तो खत्म क्या मतलब? उसके बाद नहीं आया कुछ। खत्म का तो मतलब आखिरी है। हम तारीफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं खामखा। खलास, ये वाली उर्दू हो गई हमारी, गुलाबी उर्दू। गुलाबी उर्दू का मतलब है गलत उर्दू। एक जमाना था जब मुरक्का और मुरस्सा उर्दू हुआ करती थी। तो लैंग्वेज इंग्लिश में भी यही हुआ। वो भी परेशान है इस बात से, उनके बच्चे जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी परेशान है, दुनिया, सारी दुनिया परेशान है। जब से इंटरनेट आया है और कॉस्मोपॉलिटेनिज्म फैलना शुरू हुआ है, दुनिया के कोई कल्चर ऐसा नहीं है जो अपनी असली हालत में वाकई हो। सब में बिगाड़ पैदा हो गया। वीडियो स्टक हो रही है? अच्छा, आपका इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है, मेरे पास से बिल्कुल सही जा रही है। तो सुने, पुराने जमानों में
इस बात का ख्याल रखते थे कि सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट ना हो, ग्रामर और कवाइद और आदाब के खिलाफ समझते थे। लेकिन अब आज के दौर में आज़ादी है, कर सकते हैं, बड़े बड़े राइटर्स कर रहे हैं। जैसे एनी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, बट, फॉर, नॉर, और, सो, yet can be used to join an independent clause to another independent clause। ये तो बीच में इस्तेमाल होता है ना कॉमा के साथ। हाँ यही है, बीच में इस्तेमाल होता है ना कॉमा के साथ। कैन यू बिगिन अ सेंटेंस विद वन ऑफ दीज कंजंक्शंस? क्या आप इनमें से किसी कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? एंड से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, बट से कर सकते हैं। तो पहले इस बात का ख्याल रखा जाता था कि नहीं कर सकते। नो वन न्यू व्हाट टू डू, बट एवरीवन अग्रीड दैट समथिंग शुड बी डन। जानता कोई नहीं है, लेकिन चाहते समय के कुछ ना कुछ हो। तो अब देखो यहाँ पर, दी ओल्ड रूल सेज, पुराना कानून ये कहता है, दैट यू शुडंट, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला जुमला देखो, बट से स्टार्ट हो रहा। इस जुमले पे गौर कर लो। अगला जुमला बट से स्टार्ट हो रहा, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट बिगिनिंग अ सेंटेंस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक्सेप्टेबल टुडे, आज वो काबिल कबूल है। अच्छा, मैं होना ये चाहिए था कि मैं इस सेंटेंस को यूं लिखता, एन ओल्ड रूल सेज दैट यू शुडंट, कॉमा, स्मॉल बी से बट, और फिर आगे कंटिन्यू करता। मैंने क्या किया, कॉमा और कंजंक्शन से पहले कॉमा के बजाय फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया, और अगला जुमला बट से शुरू कर दिया। बट बिगिनिंग अ सेंटेंस, अब ये बजाहिर तो सेंटेंस लग रहा है, मगर ये सेंटेंस है नहीं, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है। आजकल की इंग्लिश में ये हो रहा है। Notice the preceding sentence, for example, sometimes beginning a sentence this way creates exactly the effect you want। कभी कभी इफेक्ट तो वही क्रिएट होता है जो आप चाहते हैं। It separates the clause and yet draws attention to its relationship with the previous clause। इसमें क्या होता है, क्लॉज से अलग भी हो गया, यानी, हाँ मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, ये बट से एक नया सेंटेंस शुरू हो गया जो खुद अकेला सेंटेंस है ही नहीं। देख लें गौर से। लेकिन इस तरह से लिख देने से क्या हुआ, पिछले सेंटेंस पर जोर पैदा हो गया कि पहले ऐसा होता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन चूंकि लिटरेचर में लोग ऐसा कर रहे हैं जोर पैदा करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, तो हम कहेंगे ये गलत नहीं है, लेकिन रेयर है या आउट ऑफ ग्रामर है। क्योंकि अगर मैं हर सेंटेंस अलग अलग करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ कितने सेंटेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा, पहला सेंटेंस, एन ओल्ड रूल सेज दैट यू शुडंट, बात मुकम्मल हो गई। लेकिन दूसरा सेंटेंस ये नहीं है, बट बिगिनिंग अ सेंटेंस, क्योंकि ये अकेला स्टैंड ही नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बट से पहले कॉमा लगाऊं और बट का भी स्मॉल करूं। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, कंबाइन हो गया। अब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नजर आ रहे हैं, एन ओल्ड सेज दैट यू शुडंट, दूसरा, बिगिनिंग अ सेंटेंस विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज एक्सेप्टेबल टुडे। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए। क्या ख्याल है? किया तो है सेंटेंस बट से स्टार्ट, बाबा साहब ये बट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस बट से स्टार्ट हो रहा है स्लाइड पर। अजीब लग रहा है ना?
पहले नहीं होता था, ख्याल रखते थे, मगर अब एक्सेप्टेबल है। ठीक है। समटाइम्स बिगिनिंग अ सेंटेंस दिस वे क्रिएट्स एग्जैक्टली द इफेक्ट यू वांट। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से सेंटेंस शुरू करने से वो इफेक्ट क्रिएट होता है जो आप चाहते हैं, यानी असरात डालना चाहते हैं, अपनी बात का इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं, वो हो जाता है। इट सेपरेट्स द क्लॉज, ये क्लॉज को सेपरेट करता है, एंड येट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स रिलेशनशिप विद द प्रीवियस क्लॉज। और प्रीवियस क्लॉज से इसका कितना गहरा रिलेशन है इस पर जोर पैदा करता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई। अब आइए सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरफ। ये मैं समझा चुका हूं, दोबारा आ गया, पहले हेडिंग के साथ नहीं था। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट का होना लाजिम नहीं है। मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो गलती से लिख दिया मैंने सब्जेक्ट, बल्कि मैं अब भी इस मिस्टेक को अपनी करेक्शन कर लूँ, अपनी इस मिस्टेक को मैं अभी करेक्शन कर लेता हूँ, वरना फिर ये मेरे लिए चैलेंजेबल हो जाएगा। हाँ जी, चलो, सेव, सही है भैया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब का होना लाजिम है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट का और वर्ब का दोनों का होना लाजिम है। यही तो फर्क है यार। अगर मैं ये लिख दूं तो फर्क कहाँ रहेगा, खत्म हो जाएगा फर्क। इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे क्लॉज पर, विच इज वाई, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सम सबऑर्डिनेट clauses are introduced by relative pronouns। कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउंस के जरिए इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे whom है, who है, that है, which है, what है, whose है। एंड सम बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, although, because, if, unless, when, where, why, how। तो इनमें when, where, why, how रिलेटिव एडवर्ब है, यानी तीन चीजों से ज्वाइन होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के शुरू में या तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, who, whom, that, which, what, whose, या रिलेटिव एडवर्ब होगा when, where, why, how, या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा although, because, if, unless। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज फंक्शन इन अ सेंटेंस एज एडजेक्टिव और नाउन और एडवर्ब। सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा पूरा क्लॉज, या एडवर्ब के तौर पर, या नाउन के तौर पर। ठीक। अब इसकी एग्जांपल देखो। चलो, नेक्स्ट क्लास में इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। आज इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई नहीं है मेरे पास, कल इंशाल्लाह मैं तैयार कर लूंगा स्लाइड। हाँ जी। अगर बट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो बट पर भी फिर भी कोऑर्डिनेट कहलाएगा, फिर भी कहलाएगा। ठीक है। हाँ, प्रीवियस लेक्चर, भाई असल में वो लाइट चली गई थी तो क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी, और उसके बाद फिर लाइट बहुत देर से आई तो मैं नहीं कर सका। आज मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। ठीक है। चले, आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे इस लेक्चर का। जजाकल्ला। शाद रहें, आबाद रहें।